सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बी आर अम्बेडकर के कोट के साथ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज अ प्री कंडीशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी। देखो कोट बहुत ही प्यारा है। क्यों? जो हमारे बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है हमें उसको हटाना पड़ेगा, हमें सोशल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना है। तो क्योंकि देखो जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमें अगर उसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका रूट कॉज जो होता है, उसका जो मूल जो जड़ है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है हमारा प्रॉब्लम का। अगर उस रूट कॉज को हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप जो हमारी सोशल इनइक्वालिटी की जो हमारी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से विचार करेंगे तो समझ आएगा क्या कि इसका रूट कॉज क्या है, कास्ट सिस्टम। कि हमारी इंडिया पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये अभी का नहीं है, ये पास्ट से होता आया है। और बी आर अम्बेडकर जी ने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी और यही कुछ मतलब है बी आर अम्बेडकर जी के कोट का कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कास्ट है उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा अगर हमें सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है हमारी सोसाइटी के अंदर। बहुत ही रिलेवेंट कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के लिए। आई होप समझ आ गया होगा आपको एडिटोरियल मतलब कोट का मतलब समझ आ गया होगा कि रूट कॉज को सॉल्व करो अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सिंपली ये मतलब है। और आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी मतलब कास्ट बेस्ड बेसिकली, और इसका इफेक्ट जो पड़ता है एजुकेशन पे, मतलब दो टॉपिक को कोलैबोरेट करके दिया है कि सोशल इक्वालिटी का इफेक्ट एजुकेशन सिस्टम पे कैसे पड़ता है, कैसे ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर लेके आता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं हमारी अपनी लाइफ के अंदर हमारे देश के लिए, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। किसकी वजह से? सोशल इनइक्वालिटी की वजह से, जो कि बेस्ड है कैसे, कास्ट बेस्ड। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। यूपीएससी सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा ये एडिटोरियल। ऐसे कुछ टॉपिक पूछता रहता है और 2024 का देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा थोड़े से इसका जो मुड़ाव है वो ऐसे ही किसी जो सोशल टॉपिक्स है उनकी तरफ ज़्यादा हो रहा है। पहले डिफेंस के ज़्यादा पूछता था, लेकिन अब थोड़ा ऐसे टाइप के टॉपिक वो ज़्यादा पूछता है। तो ऐसे टाइप के टॉपिक भी डिस्कस करना हमारे लिए बनता है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है अपनी नॉलेज को एनहेंस करना, और वही हम डे बाय डे करते हैं। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी एक केस आया था अतुल कुमार का। अभी एक केस आया था किसका? अतुल कुमार का। क्या केस था, थोड़ा सा केस को समझेंगे। देखो केस ऐसा था कि अतुल कुमार, देखो सबसे पहली चीज तो एक चीज समझ लो कि हमारे इंडिया के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आईआईटी में नंबर लाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंप्लीट करना तो चलो अलग चीज है, लेकिन आईआईटी में नंबर लाना, कि आईआईटी में बच्चा सेलेक्ट हो गया, यही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है पेरेंट्स के लिए। और ऐसी ही खुशी कुछ आई थी अतुल के जीवन में भी, कि अतुल ने क्या करा, आईआईटी का जो एग्जाम था उसको क्रैक करा, लेकिन बदकिस्मती क्या थी कि उसके पास पैसे ही नहीं थे पे करने के लिए। आईआईटी धनबाद में उसका सिलेक्शन हुआ, एससी कैटेगरी से वो था, लेकिन एससी कैटेगरी के लिए जो फीस है 17,500 रुपये बुक करने के लिए फीस जो होती है, वो उसके पास पैसे थे ही नहीं उसको पे करने के लिए। तो देखो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। वो कितना ज़्यादा महंगा हो गया है कि जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कास्ट है, ठीक है, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड हमारे पीपल है, हमारी मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी है, जो लो वर्कर है, लो पेइंग वर्कर है, उनके लिए कितना कॉस्टली हो चुका है हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि एग्जाम क्रैक करने के बाद भी आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाते। इसी चीज़ को संज्ञान में लिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इसी चीज़ को समझा हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इंटरवेन करा अंडर आर्टिकल 142 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और अतुल कुमार जो था उसको एडमिशन दिलाया। तो देखो बच्चों, ये जो न्यूज़ है, ये जो स्टार्टिंग है, अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हर किसी अतुल कुमार के जीवन के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, ठीक है। हर कोई जो अतुल कुमार होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसके रेस्क्यू के लिए नहीं आता। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बहुत जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे सामने लाके रख दी। क्या कि जो हाई फीस है, जो हायर एजुकेशंस हैं, वो कितने मतलब कि अनअचीवेबल है, कितने दूर हैं जो लो पेइंग जॉब्स में काम करते हैं। स्पेशली कौन काम करता है लो पेइंग जॉब्स में? जो सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, वो काम करता है बेसिकली। अब आप
ये डेटा को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और ये जो हम फैक्ट कह रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि ये झूठ नहीं है। चलो पहले देखते हैं कि कितना महंगा है हमारा जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में काम करना, ठीक है, कितना महंगा है हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई लेना। देखो 2016 के अंदर IIT की जो ट्यूशन फीस थी उसको 200% इंक्रीज कर दिया गया। IIT की जो फीस थी उसको 200% इंक्रीज कर दिया गया। 3 लाख रुपए पर ईयर है, 3 लाख रुपए पर ईयर है। मतलब कि ये जो नॉर्मल जो लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल जो जनता है वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है, जो नॉर्मल लोग हैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेट से किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपये महीना भी है, किसी की तनख्वाह अगर 20,000 रुपये महीना भी है तो साल में कितनी होगी, 12 दिया 24, ठीक है, 2,40,000 रुपये कमाता है। फीस ही उसकी साल की 3 लाख रुपए है। तो वो जो पिता है अपने बेटे के लिए फीस लाएगा कहाँ से, IIT के अंदर एडमिशन के लिए। तो यही कुछ जो सिनेरियो था वो अतुल कुमार के लाइफ में हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो अनअफोर्डेबल होता जा रहा है हमारा हायर एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसे ही IIMs है, IIMs भी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। MTech स्टूडेंट्स IIT दिल्ली में उनकी फीस भी डबल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है कि ये जो फीस इंक्रीज हो रही है, ये जो फीस इंक्रीज हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ये क्या कर रही है, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर रही है किसको, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, चाहे वो SC हो गया, चाहे वो ST हो गया, चाहे वो OBC हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको कैसे समझ आएगा, एक चीज़ आप समझ के देखिए इसको कि लेट्स से कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, चलो मैं आपको चलो देखो, कोई लेट्स से एग्जांपल लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो पटरी लगाता है अपने पापा के साथ, ठीक है, पटरी लगाता है अपने पापा के साथ, और महीने की उनकी इनकम ही मान लीजिए कि 10 से 15,000 रुपये वो मुश्किल से अर्न कर पाते हैं। कोई रेडी वाले का, रिक्शे वाले का लड़का है, वो 10 से 15,000 रुपये अर्न कर पाते हैं महीने के, ठीक है। उसमें उसने घर भी चलाना है, सारी चीज़ करनी है, लेकिन उनका जो लड़का है, ठीक है, भले ही वो पटरी लगाता है, उसके अंदर काबिलियत है कि वो कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर, उसके अंदर काबिलियत है कि वो लाइफ में कुछ कर सकता है। और उसने कोई जो जैसे IIT है, ठीक है, IIT का ही एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, लेकिन क्रैक करने से क्या होता है बच्चों, जब उसकी वो फीस ही जमा नहीं करा पाएगा, जब उसकी वो फीस ही जमा नहीं करा पाएगा, तो उसका जो कौशल है, उसका जो अनुभव है, उसकी जो काबिलियत है, वो इस देश के लिए कभी काम नहीं आ पाएगी। और यही चीज़ जो है अतुल कुमार के केस ने सामने ला के रख दिया है कि जो हमारे हायर इंस्टीट्यूट्स हैं इतने कॉस्टलियर होते जा रहे हैं, जिसका जो इफेक्ट है वो हमारी मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, जो लोअर कास्ट हैं, SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि देखो अपर कास्ट जो है, अपर कास्ट या बोलिए जो रिच लोग हैं, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 200% बढ़ा दो, चाहे तुम 500% बढ़ा दो। इसका फर्क किसको पड़ता है, लोअर कास्ट को या जो पुअर हैं, ठीक है, उनको फर्क पड़ता है इस चीज़ का। देखो तो ये जो विशियस साइकिल है पॉवर्टी की, इसकी वजह से तो वो जो पुअर है वो कभी निकल ही नहीं पाएगा उस विशियस साइकिल से, क्योंकि उसके पास ना तो फीस होगी पे करने के लिए, ना तो वो हायर एजुकेशन के लिए कभी सपने देखेगा, कभी ड्रीम करेगा कि मैं हायर एजुकेशन में जाऊं और हायर एजुकेशन करके इस पॉवर्टी को तोड़ूं। तो ये जो ड्रीम है ये वो देख ही नहीं पाएगा। और यही अतुल कुमार के साथ हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट था जिसको पता चल गया, जिसने अपनी पावर को यूज करके उसको एडमिशन दिला दिया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या, सबके लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। देखो ऐसा नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं कराती। हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीमें लेके आ रखी हैं जिसके अंदर वो दिखाती हैं ऐसा दिखाती हैं, सही बोल रहा हूँ, वो ऐसा दिखाती हैं कि वो जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, जिसमें से एक है विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि जितनी भी स्कीम्स आती है वो मतलब कि अपर्याप्त है, वो इनसफिशिएंट है जो पढ़ाई का खर्चा होता है उसको प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। हॉस्टल की फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने में वो अपर्याप्त है, ठीक है। जितनी भी स्कीम्स आती है, देखो 1,000 रुपए की स्कीम लाते हैं वुमेन्स के लिए और बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताइए 1,000 रुपए में वुमेन एम्पावरमेंट होता है क्या? 1,000 रुपए मंथली में तो 1,000 रुपए में तो 5 दिन नहीं चलते। तो ये क्या चीज़ है, ये एक तरह से स्मोक क्रिएट कर रखा है कि देखो हम वेलफेयर कर रहे हैं सोसाइटी में और एक्चुअल में वेलफेयर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि जो फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो इनसफिशिएंट है।
अब स्टूडेंट्स क्या करता है, देखो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। देखो बहुत सारे हमारे इशू, जो स्टूडेंट सुसाइड का एक इशू है जो शायद आपके प्रीवियस ईयर में आया भी था, जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड इशू हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट इस हालत में करता क्या है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो इस हालत में करता क्या है, देखो या तो वो लोन ले लेता है, ठीक है, लोन ले लिया फीस चुकाने के लिए, बाद में स्ट्रगल करता रहता है कि लोन कैसे चुकाए। आईआईएम के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। आईआईएम की फीस बहुत ज़्यादा आई है, 2 लाख रुपए पर मंथ है, 24 लाख रुपए लगते हैं एक साल के, ठीक है। तो जो आईएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं, ठीक है। लोन लेने के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद जॉब करते हैं और अगले 5 साल तक वो लोन ही चुकाते रहते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रगल करते हैं। या तो स्टूडेंट लोन ले लेता है, अगर लोन ले लेता है तो क्या करता है, गिव अप कर देता है कि छोड़ो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और ये इंसिडेंट मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से आपके सर भी एक है, मैं भी किसी टाइम पे क्या करता था, सदर बाजार में पटरी लगाता था। वो तो स्ट्रगल मेरा ऐसा था कि मैंने गिव अप नहीं करा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे ही थे कि मैं भी गिव अप कर सकता था और वही जो लाइफ थी वो जी सकता था। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपने सिटीजन्स के लिए। डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल ना, तो पीपल के लिए तो कुछ करो, पीपल के लिए कुछ करना तो चाहिए ना। वो क्या करते हैं, सिर्फ नाम मात्र स्मोक क्रिएट कर देते हैं। स्मोक क्रिएट करने के बाद बोलते हैं कि हम वेलफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो इनसफिशिएंट होता है। वही एडिटोरियल बता रहे हैं, वही जो अतुल कुमार की लाइफ थी वो बता रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर किसी अतुल कुमार के लिए नहीं आता, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या मार्जिनलाइज कम्युनिटी, देखो लेट से एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी फेस करती है। तो देखो सबसे इकोनॉमिक हार्डशिप तो है ही उनकी लाइफ में, ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप तो है ही उनकी लाइफ में। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, कॉलेज वगैरह में रैगिंग वगैरह होती है। कास्ट बेस्ड जो लोअर कास्ट के होते हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अपर कास्ट के होते हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा हद तक फील होगा जब आप किसी रूरल एरियाज में जाएंगे, जब आप किसी बैकवर्ड एरिया में जाएंगे। ये सिटीज़ के अंदर नहीं है, ये सिटीज़ के अंदर नहीं है, लेकिन जो अदर सिटीज़ हैं उनके अंदर ये है। और आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो रूरल एरिया में बसता है, वो गांव में बसता है। और मैक्सिमम लोग कहाँ से आते हैं, गांव से आते हैं, आईआईटी में आ गए। अब वो जो कास्टिसिज्म है, ठीक है, उनके अंदर तो इनग्रेन्ड है वो कास्टिसिज्म, ठीक है, वो इनग्रेन्ड कास्टिसिज्म उन्हें वहाँ भी दिखाई देता है, आईआईटीज़ में भी दिखाई देता है। इसलिए आपको जो न्यूज़ आती है कि बॉम्बे आईआईटी में एक दलित ने आत्महत्या कर ली, यहाँ पे एक दलित ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। और ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, मार्जिनलाइज सोसाइटी मतलब SC/ST OBC वाले हो गए, इनको ये बहुत हद तक फेस करने को मिलता है। ये जो है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हिस्टोरिकल है, ऐसा नहीं है कि आज का है। देखो दलित्स को BR अम्बेडकर के टाइम से, आपको पता है दलित्स को BR अम्बेडकर के टाइम से एजुकेशन से वंचित रखा जाता था। हमने ये टीवी में BR अम्बेडकर जी की मूवी भी आई थी जिसमें दिखाया था कि वो पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे विद्यालय में, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था, पत्थर मारे जाते थे कि क्यों पढ़ रहा है दलित। तो ये जो चीज़ थी, ये जो सोशल बॉयकॉट कह लीजिए कि दलित्स का जो सोशल बॉयकॉट्स होता था, मार्जिनलाइज सोसाइटी का जो सोशल बॉयकॉट होता था, उसकी वजह से ये मार्जिनलाइज सोसाइटी कहीं ना कहीं गरीब रह गई, ठीक है, क्योंकि इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, शिक्षा नहीं दी गई। शिक्षा नहीं दी गई तो उचित जो अवसर थे इनकी लाइफ में वो नहीं आ पाए, जो मानसिक विकास था वो नहीं हो पाया। जो एक्सेप्शंस हैं BR अम्बेडकर जैसे बहुत कम ही हैं, 1-2 ही मैं बोलूँ तो इतने रहेंगे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस से लड़के इन सब चीज़ों को दूर करा। लेकिन मैक्सिमम लोग कहाँ रह गए, नीचे रह गए, बिलो पॉवर्टी लाइन रह गए, ठीक है। ये जो एक्सक्लूजन था, सोशल एक्सक्लूजन था, जो हमें हिस्टोरिकल टाइम में देखने को मिलता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे इक्वालिटी राइट्स वगैरह प्रोवाइड करा के, लीगल बैरियर वगैरह प्रोवाइड करा के इनको हटा दिया गया, ठीक है, जैसे SC/ST एक्ट भी आ गया। लेकिन ये जो SC/ST एक्ट है ये हमारे सोशल बिहेवियर को तो चेंज नहीं कर सकता ना। ये एक्ट है, ये हमें लीगली बाइंड कर सकता है, लेकिन हमें हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसको तो चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन है ये अभी तक है। और इसमें इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन में कौन सा आता है, फाइनेंशियल हर्डन, कि फीस बढ़ा दो, ठीक है, फीस बढ़ा दो। दिख नहीं रहा कि एक्सक्लूजन करें, लेकिन एक्सक्लूजन इनडायरेक्टली तो हो रहा है ना, क्योंकि वो जो गरीब है वो गरीब है कौन, वो गरीब है मार्जिनलाइज सोसाइटी, ठीक है। क्यों मार्जिनलाइज सोसाइटी है, क्योंकि पढ़ने नहीं दिया गया, इसकी वजह से उचित इकोनॉमिक अवसर नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से वो गरीब रह गया, ठीक है। अब वो गरीब रह गया
गरीब रहने के बाद अब तुमने फीस बढ़ा दी तो क्या हो रहा है कि वो उस फीस को पे ही नहीं कर पा रहा, तो इनडायरेक्ट तो एक्सक्लूजन हो ही रहा है ना उसका। वही चीज यहाँ पे बता रखे और वही चीज हमें अतुल कुमार के लाइफ में भी देखने को मिली, वही चीज मैंने भी फेस करी है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सक्लूजन तो हो ही रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और बताई गई है, क्या, कास्ट बेस्ड जो भेदभाव होता है उसके बारे में। लेट्स से कि किसी दलित ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, बहुत सारे दलित लेते हैं एडमिशन, लेकिन उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एपेक्स इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, IITs के अंदर जो उनके साथ वो होता है, उनको जज किया जाता है उनके क्लोज के ऊपर कि जैसे फीस जमा कराने के पैसे हैं, लेकिन देखो जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, लिमिटेड पैसे होते हैं, लिमिटेड पैसे होते हैं, उन लिमिटेड पैसों में उनके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं कि उन पैसों से या तो पढ़ाई कर लो, एजुकेशन ले लो, ठीक है, या फिर उन पैसों से तुम क्या कर लो, उन पैसों से तुम कपड़े खरीद लो, ठीक है, जो नेसेसरी आइटम्स है वो खरीद लो। तो यहाँ पे अगर कोई दलित चूज करता है कि उन पैसों से वो एजुकेशन लेगा तो कपड़े तो उस पर होंगे नहीं, रिबॉक के तो वो शूज पहनेगा ही, चप्पल पहन के जाएगा, तो उनके साथ फिर वहां एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। अंग्रेजी बोलनी आएगी नहीं, इंग्लिश बोलनी आएगी नहीं, तो बोलेंगे कि यार इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कैसा मास्टर है ये, इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अनपढ़ है ये। तो जो इंग्लिश नहीं बोलता उसको अनपढ़ समझा जाता है हमारी इंडिया में। तो ये क्या है, ये टायरेनी है, ये दुर्भाग्य है हमारी इंडिया का, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि टैलेंट को कैसे नापता है हमारे यहाँ पे, क्लोज से, लैंग्वेज से, सोशल आइसोलेशन किया कर दिया जाता है उन दलित्स का जो मैच नहीं कर पाते अपर कास्ट लोगों को, ठीक है, रिच लोगों को, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। कास्टिज्म, कास्टिस्ट बेस्ड कमेंट किए जाते हैं, हरास किया जाता है, और ये सारी चीजें आप भी देखते होंगे कि कैसे कितने तुच्छ रिमार्क देके जो दलित्स होते हैं उनको बोला जाता है, चाहे वो IIT हो गया, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसेज हो गए, सब में ऐसा किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब चीज होती है। SC ST एक्ट आने के बाद ये डायरेक्टली तो नहीं किया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली ये होता है अभी भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इमोशनल टोल होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स होता है, अगर स्टूडेंट्स अपनी घर बार छोड़ के हॉस्टल लाइफ जीने जाता है, वहां पे उसके साथ ऐसा तुच्छ व्यवहार किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा, तो वो कैसा फील करेगा, वो इमोशनली अकेला फील करेगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट होगा सुसाइड। और यही हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें जो दलित्स हैं, जो ST ST OBC वाले हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनका रेशियो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली अपर क्लास, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और एक चीज और देखो, जो स्टूडेंट्स होता है उसके लिए जब वो अपनी उस लाइफ में होता है, स्टूडेंट लाइफ में, तो उसके लिए जो टीचर होता है वही भगवान होता है एक तरह से, ठीक है। जो टीचर होता है वही भगवान होता है, माँ पिता सब टीचर होते हैं, ठीक है। तो अगर देखो टीचर ही ऐसा बिहेवियर करे, टीचर ही ऐसा बिहेवियर करे तो कैसा होगा। देखो एक ये जो है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। देखो सोशल मीडिया पे भी एक रील बहुत वायरल हुई थी, जिसके अंदर एक मुस्लिम लड़के के ऊपर उसका टीचर एक टेररिस्ट का नाम लेके उसको कॉल कर रहा था, उसको बुला रहा था। तो ये क्या चीज है कि टीचर कैसे ट्रीट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, कैसे ट्रीट कर रहा है। तो वहां पे देखो, ये तो रील थी, ये तो उसकी वीडियो बन गई थी तो सामने आ गया, लेकिन कितने ऐसे टीचर्स होंगे जो ये सारी हरकत करते होंगे। एक यूपी के अंदर एक स्कूल के अंदर भी ये सारा इंसिडेंट हुआ था। एक छोटे से बच्चे को उसकी जो टीचर थी वो थप्पड़ मरवा रही थी, दूसरा उसी के स्टूडेंट से, छोटा सा बच्चा था, चौथी या तीसरी क्लास का होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी उससे बिलोंग करता था। तो देखो ये सारी चीजें जो हैं ये सही नहीं है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो टीचर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए टीचिंग में। लेकिन देखो वो जो लोग हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, वो जो टीचर्स हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। ये 2019 की रिपोर्ट में भी आया कि 95% फैकल्टी, 95% जो फैकल्टी हैं IITs की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपर कास्ट से। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि जिन लोगों की संख्या हमारे भारत के अंदर 70 से 80% है, ठीक है, जिन लोगों की संख्या हमारे भारत में 70 से 80% है, उनका रिप्रेजेंटेशन 5% कैसे हो सकता है? ये एक्सक्लूजन नहीं है तो और क्या है बच्चों? देखो यही चीज एडिटोरियल में बता रखी है और ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। टीचर उनकी कम्युनिटी का नहीं है, ठीक है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो वहां पे होगा क्या? ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे, सुसाइड रेट बढ़ेंगे
और यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल सोशल प्रेशर की वजह से ड्रॉप आउट्स रेट, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी कि टोटल मिला के पिछले 5 सालों के अंदर 13,500 जो स्टूडेंट्स थे, 13,500 स्टूडेंट्स, सोचो बच्चों कितने होते हैं 13,500 स्टूडेंट आईआईटी से, आईआईएम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चे हैं तड़पते हैं, उन यूनिवर्सिटी से 13,500 बच्चों ने जो कि SC ST OBC कम्युनिटी से थे ड्रॉप आउट कर लिया। तो देखो क्यों ड्रॉप आउट कर लिया, हो क्या रहा है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है इन लोअर कास्ट लोगों का, SC ST OBC वालों का सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है। और ये हमारा डेटा भी कहता है और यही सच्चाई है। इसी की वजह से सुसाइड केस भी बढ़ रहे हैं। देखो 2014 से 2021 में 122 स्टूडेंट्स ने IIT जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सुसाइड कर लिया। क्या ये पढ़ाई का प्रेशर है? क्या ये पढ़ाई का प्रेशर है जो सुसाइड कर रहे हैं ये बच्चे? नहीं, ये पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। पढ़ाई के प्रेशर के अलावा जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, जो दलित्स होते हैं उनके साथ, जो SC ST कम्युनिटी के होते हैं उनके साथ, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये हमारा डेटा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इसके बाद देखो ये जो इनइक्वालिटी है ये ऐसा नहीं है कि यहीं ख़त्म हो गई इंस्टीट्यूट्स में, ये चलती है आगे तक। प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। और RTI ने भी 2024 में RTI लगाई गई थी, उसने भी यही खुलासा किया कि 38% जो IIT ग्रेजुएट्स हैं वो अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, क्यों? एक्सक्लूजन है बच्चों, ये और क्या है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। देखो अब देखो एक चीज़ और सोच के देखो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वालिटी ऑफ वर्क भी हमें प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लॉ में भी इक्वली देखना चाहिए, एजुकेशन भी इक्वली प्रोवाइड करानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी इक्वली प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन सोसाइटी में ऐसा होता तो नहीं है, अगर होता तो जो सेप्टिक टैंक्स और जो अर्बन सीवर्स होते हैं, मतलब क्या, जो नाला साफ करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें 92% जो लोग हैं वो SC ST OBC कम्युनिटी से क्यों हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्वेश्चन उठाना चाहिए बच्चों। इसलिए हो रहा है कि उनके लिए जो सेपरेट जो वर्क है उनके लिए ही रख रखे हैं कि भाई ये तुम ही करोगे। भले ही कोटा नहीं दे रखा, भले ही वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, लेकिन मेंटली, सोसाइटली ये रिमार्क दे रखा है, एक टैग लगा रखा है, ये काम तुम्हारा ही है और तुम करोगे। ठीक है, और जो इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है उसे रोक लिया जाता है। कैसे रोक लिया जाता है? फीस बढ़ा के। कैसे रोक लिया जाता है बच्चों? फीस बढ़ा के। तो ये जो फीस बढ़ाना है ये क्या है कि ये डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट तो कर रही है। ये जो इक्वालिटी है उसको भी कहीं ना कहीं हिंडर कर रही है। आर्टिकल 14 जो है उसको भी कहीं ना कहीं हिंडर कर रही है। ये एडिटोरियल भी बोलता है और ये हमें दिख भी रहा है। ठीक है, अब यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो दलित से स्कूल में एनरोलमेंट उनका ऑल्सो इम्प्रूव्ड हुआ है। लेकिन देखो एक चीज समझो बच्चों, क्या कि स्कूल में एक चीज तुम सोच के देखो। ठीक है, जब मैं छोटा था, ठीक है, 4th क्लास में था शायद, तब से अपने पापा के साथ मैं पटरी लगाता था सदर बाजार में। ठीक है, अब तुम सोच के देखो कि मेरे पापा मेरे को लेके जाते थे, मैं काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड था अपने पापा का। ठीक है, अब मैं वहां पे लगाता था पटरी। ठीक है, पटरी लगाता था, मान लीजिए कि 200 रुपये या 100 रुपये अर्न करता था महीने में, मंथ डेली। ठीक है, लेट से 100 रुपये अर्न करता था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पापा को 3,000 रुपये महीने का इनकम जनरेट करके दे रहा था। ठीक है, गरीब थे, 3,000 रुपये का इनकम जनरेट करके दे रहा था। लेकिन अगर मेरे पापा मेरा एडमिशन करवा देते तो उनकी ये 3,000 रुपये मारे जाते या नहीं मारे जाते? 3,000 रुपये मारे जाते। मारे जाने के बाद प्लस उन्हें एडमिशन की फीस और देनी पड़ती, डेली का खर्चा और देना पड़ता, वो सारी चीज़ और बर्डन बढ़ जाता। तो ऐसी हालत में कोई क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कोई क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि एनरोलमेंट तुमने प्रोवाइड करा दिया, फ्री एजुकेशन, RTA वगैरह प्रोवाइड करा दिया, लेकिन पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल आइसोलेशन, बाकी जो चैलेंजेस है उसको कैसे दूर करोगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, घोटालों से नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और एडिटोरियल कहता है क्या कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। भाई क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अर्जेंट रिफॉर्म करने की। फाइनेंशियल कास्ट बेस्ड जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। कैसे दूर कर सकते हैं बच्चों, आप बताओ मेरे को। देखो, दूर करने का सिंपल तरीका है क्या
देखो फीस वेवर, ठीक है, फीस वेव कर देनी चाहिए किसके लिए, ST SC कम्युनिटी के लिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर। और ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक IAS का जो बेटा है वो उसके लिए फीस फेवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए जिसको एक्चुअल में जरूरत है। तो थोड़ा माइंड बेस्ड जो है ये करना चाहिए हमें। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेके आना चाहिए, सब्सिडी ग्रांट, ये सारी मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसको ट्रेस करना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मेंटली उसको क्या प्रेशर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ताकि जो सुसाइडल केस है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि क्या ये इशू है सारा, क्या चीज़ हो रही है सारी। ठीक है, तो आपके लिए आज का मैं यहाँ पे देना ही भूल गया थोड़ा जल्दी में कि एक टॉपिक देते हैं आपको लिखने के लिए। चलो कोई नहीं, आप एजुकेशन को लिखो, हाउ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट द एजुकेशनल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। चलो ये वाला जो ऐसे का टॉपिक है इसको लिखो, मैं देना ही भूल गया, लेकिन चलो इसको लिखो। पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बच्चों। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आप मेरे को भेजो। मैं आज या कल में इवेलुएट करता हूँ, एक आधा और करता हूँ। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं डेफिनेटली करूँगा आपका। देव जो है सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, एक मैंने उसका इवेलुएट करा। अब गौतम का करूँगा, गौतम भी देव को ही टक्कर देता है कंसिस्टेंसी में। ठीक है, तो चलो आप बच्चों, हाँ आप थोड़ा सा प्रमोशन करो। देखो ये दोनों हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं। एक टेस्ट सीरीज़ है ये पेपर 1 के लिए, अभ्यास मंथन। ये है अभ्यास लेखन। जिन बच्चों को पेपर 2 में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए ये वाला जो कोर्स है ये एकदम से रामबाण है। ठीक है, क्या है, पैनेशिया है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो इसमें 25 जो है टॉपिक है, 25 टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। और हो सकता है कि एक जो टॉपिक है कम से कम 2 से 3 लेक्चर ले, तो मतलब कि 50 से तो ज़्यादा ही लेक्चर होंगे इसमें। ठीक है, अल्टरनेटिव डे में ट्राई करेंगे कि अल्टरनेटिव डे में करें, लेकिन एक वीक के अंदर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट तो प्रोवाइड कराया जाएगा, क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस इसके साथ टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट मतलब एस्से राइटिंग या आर्गुमेंट राइटिंग दिया जाएगा, और उसका 100% बच्चों मैं इवेलुएट करके आपको दूंगा। ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है 25 राइटिंग सेशन हमारे होंगे, और वो 25 के 25 राइटिंग सेशन आपके इवेलुएट होंगे। बहुत ही ज़्यादा जो है अफोर्डेबल प्रोग्राम है, क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर रखता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, अफोर्डेबिलिटी। जो मैंने फेस करा है वो कोई और ना फेस करे और मेरा भी घर चलता रहे, इसलिए अफोर्डेबिलिटी जो है वो मैं हमेशा लेके आता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए अनमैचेबल है। जितने भी आपको दिख रहे होंगे इधर उधर जो भी इंस्टीट्यूट वाले बहुत महंगे कोर्स लेके आ रहे हैं, एक चीज़ मैं गारंटी देता हूँ, उनसे ये अच्छा बेटर निकलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा है ब्रह्मपुत्रा डैम। देखो अभी जो चाइना है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पता होना चाहिए भाई, चाइना से वैसे हमारी भीड़ ही रहती है, तो कौन सा डैम है, क्या नाम है, क्या नहीं है। पेपर 1 के अंदर ऐसी क्वेश्चन वो पूछता रहता है। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा, वो सारी चीज़ें। और उसके रिप्लाई में इंडिया भी प्लान कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एक डैम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो देखो इसका इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे डैम क्रिएट करेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। रिवर का नाम जरूर याद रखना बच्चों, क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में क्या कहते हैं, यारलुंग जाम्बो रिवर कहते हैं। पहला डैम ये क्रिएट करेगा, पहले डैम का नाम क्या है, डागू। दूसरा डैम ये क्रिएट करेगा, दूसरे का क्या नाम रहा है, जिक्सू। तीसरा ये है, तीसरे का नाम क्या है, जैंगमू। चौथा ये है जियाचा। ठीक है, इनके बेटे नाम जरूर याद कर लेना, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि CAPF है ऐसे ही चीजों में इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, इस टर्निंग पॉइंट का नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है इस टर्निंग पॉइंट के बाद एकदम यू शेप में टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद इंडिया में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एंटर करती है।
ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। उसके बाद इसको बांग्लादेश में एंटर करती है, कौन सी रिवर मर्ज होती है यहाँ से आके, उसका नाम बताओ बच्चों मेरे को। बांग्लादेश में से क्या कहते हैं वो बताओ मेरे को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? देखो ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट होती है कहाँ, कौन से ग्लेशियर से? चिमायुंडुंग ग्लेशियर, ठीक है। मानसरोवर से नहीं होती, चिमायुंडुंग ग्लेशियर से होती है, ठीक है। मानसरोवर लेक से होती है लेकिन मानसरोवर ग्लेशियर से नहीं होती, चियाडुंगचुंग ग्लेशियर से होती है, ठीक है। कैलाश के नियर है, मानसरोवर लेक में, सियांग और दिमांग नेम से, ठीक है। ये हो गया। इंडिया में एंटर करती है कहां से? सदिया टाउन से, लेकिन उसका नाम जो टर्निंग पॉइंट है उसका नाम सदिया टाउन नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, ग्लेशियर का नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर का नाम हमेशा याद रखना। इसकी ट्रिब्यूटरीज को मत भूलना, क्वेश्चन आता है यहाँ से, आया भी था शायद। इसकी ट्रिब्यूटरीज है दिबांग हो गई, लोहित हो गई, श्यांग हो गई, बुरही हो गई, तिस्ता हो गई और धनाश्री हो गई। एक चीज और याद कर लेना बच्चों, राइट में कौन सी आती है और लेफ्ट में कौन सी आती है, ठीक है। राइट लेफ्ट वाला यूपीएससी सीएससी बहुत पूछता है, तुमसे भी पूछ लिया इसने तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो राइट में कौन सी है, लेफ्ट में कौन सी है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। पूरे साल ये बहती रहती है, पेरिनियल है, क्यों? पूरे साल कौन सी रिवर होती है? देखो रिवर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हमारी ज्योग्राफी में, एक तो माउंटेनियस होती है, ठीक है। जो ग्लेशियर्स होते हैं जिनका ओरिजिन होते हैं वो पेरिनियल होती है, पेरिनियल मतलब पूरे साल बहती रहती है। और एक होती है पेनिनसुलर होती है, ये डेक्कन वाली, जब बारिश आती है तब यहाँ पे नदियां बहती है, बाकी टाइम में सूखा पड़ा रहता है, तो ये पेरिनियल नहीं होती, ठीक है। समझ आ गया? तो देखो ये है पेरिनियल। बाढ़ वगैरह आती है, दो टाइम आती है, गर्मियों में आती है और मानसून के टाइम आती है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है, मानसून में बारिश आती है, इसलिए, ठीक है। बस इतना सा। चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है, देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, एक 2015 में लगा भी दिया। जांगमू जो है तिब्बत में, ये चालू भी हो चुका है, बाकी ये जो 3 है ये भी चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस किस लिए है चाइना के लिए? देखो उसकी कुछ कमिटमेंट भी है, कार्बन न्यूट्रल वगैरह करना है, उसके लिए कमिटमेंट है, उसके लिए कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे जितना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम इंडिया चाइना रिलेशंस के अंदर ये वाला एंगल दिखाते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि चाइना इसलिए कर रहा है, और ये लेकिन इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। क्यों कंसर्न की बात है? लेट्स से इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज कर सकता है, इसको समझो। डैम बना दिया, डैम बनाने के बाद क्या करेगा कि इंडिया को पानी की जरूरत है, डैम को बंद कर दिया, सूखा पड़ गया इंडिया के अंदर, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह सब इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बारिश आ गई, बारिश में खोल दिया, बाढ़ आ गई, ठीक है। दोनों तरह से इंडिया को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है क्या कि 60% जो कैचमेंट एरिया है ब्रह्मपुत्र रिवर का, कैचमेंट एरिया क्या होता है तुम बताओ क्या होता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया, देखो ज्योग्राफी पढ़ लो थोड़ा बच्चों, ज्योग्राफी पढ़ लो, मैं सच बता रहा हूँ। एनसीईआरटी तो खत्म करो बच्चों, एनसीईआरटी तो खत्म करो। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जो एरिया, जिस एरिया से जो नदी है अपना पानी लेती है पूरा, ठीक है। बारिश इधर पड़ रही है, उधर पड़ रही है, देखो जैसे ये देखो ये है, ये नदी बह रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बारिश यहाँ पे भी पड़ रही है, यहाँ पे भी पड़ रही है, तो सारी जो ये इसके अंदर मिल रही है, तो ये पूरा क्या हो गया? इसका कैचमेंट एरिया हो गया। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का 60% जो कैचमेंट एरिया वो इंडिया के अंदर है, तो डैम वगैरह वो बंद भी कर देगा, तो हमारे यहाँ सूखा नहीं पड़ेगा, लेकिन बाढ़ आ सकती है, ठीक है। इसका याद रखना थोड़ा सा, और जो क्वेश्चन बोले हैं उसको जरूर कर लेना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसको आंसर करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हाउस होल्ड सर्वे। इंडिया का हाउस होल्ड सर्वे, देखो इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है। देखो जब कंजम्पशन बढ़ गया मतलब क्या है? ये एक गुड न्यूज है। क्यों? खर्चा करना ज्यादा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है तो इनडायरेक्टली मतलब इनकम ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? एक इंडिकेटर है कि जो इनइक्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। पर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गिनी कॉफिशिएंट का। और हमारा जो यूपीएससी सीएपीएफ है ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है इकोनॉमिक्स में कि गिनी कॉफिशिएंट क्या हो गया, ये वाला कर्व क्या हो गया, वो वाला कर्व क्या हो गया, ये चीजें ज्यादा हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी तक आया नहीं है, मैंने देखा नहीं है। सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पूछता है। तो पहले देख लो, ये जो सर्वे है निकालता कौन है? मॉस्पी निकालता है, मोसी नहीं मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो कंजम्पशन के बारे में पता करता है, रूरल और अर्बन दोनों, ठीक है। फाइंडिंग्स यही सारी चीज थी कि कंजम्पशन का ट्रेंड क्या है अर्बन और रूरल एरिया में, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा रहा है, खाने वाले बिना खाने वाले, इनइक्वालिटी का मेजर्स करता है गिनी कोएफिशिएंट के उसके बेस पे।
अब थोड़ा समझ लेते हैं गिनी कोफिशिएंट्स होता क्या है। यहाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये लॉरेंस कर्व क्या होता है, किस लिए यूज होता है, ये सारी चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो देखो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक टूल है, एक इंडेक्स है। ये इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक टूल है। ऐसे ही करके पूछता है, ऑप्शन दे देता है कि किसके लिए यूज होता है। इसके अंदर 0 से लेके 1 तक में मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर लो मेजरमेंट है, ठीक है, अगर लो मेजरमेंट, अगर क्लोज टू 0 है, मतलब क्या कि इक्वालिटी है, हमारे यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चीजों का, इनकम का, सारी चीजों का। हायर है, अगर 1 के पास है तो मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। और ये जो बेस्ड है, ये कौन से किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारे लॉरेंस कर्व पे। ये किस पे बेस्ड है, हमारे लॉरेंस कर्व पे। लॉरेंस कर्व क्या होता है, ये होता है सेम, ये भी इनइक्वालिटी को मेजर करता है, ठीक है। चलो अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके लिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा ISFR 2023। क्या चीज है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। देखो इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट सर्वे, आज कल के PIB में आया था ये, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2023। बाकी कोई तो ग्रुप मैंने देखे हैं कि 1 साल पुरानी न्यूज को ही उसमें डेट गायब करके थोड़ा सा फैंसी उसको बना के पोस्ट कर देते हैं, बच्चे लाइक भी करे जा रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा आंखें भी खोल लिया करो, देख लिया करो कि भले ही न्यूज़ थोड़ी चटपटी लग रही है, लेकिन कब की है, तुम्हारे काम की है नहीं है। 5 साल पुरानी न्यूज़ तुम्हारे क्या काम की है, जो करंट में उस पर ध्यान दो, ठीक है। देखो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2023, कौन पब्लिश करता है, सबसे पहले समझो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। FSI पब्लिश करता है, किसके अंडर आता है, देखो किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में आएगा। ये जो रिपोर्ट है बायनल आती है, मतलब 2 साल में एक बार सर्वे किया जाता है फॉरेस्ट का, ठीक है। अभी ये जो आया ये 18वां आया है, ठीक है, 27 दिसंबर की है ना। ये अभी जो आया है ये 18वीं रिपोर्ट है हमारी, कौन सी, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, ये वाली। अब देखो थोड़ा सा ट्रेंड है, जो 2 इसमें बेसिकली जो वो इंडेक्स पास हुए थे, इसका जो ट्रेंड है जो एकदम पिक्टोरियल है, वो हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। देखो मैनग्रोव कवर हमारे यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा याद रखना, मैनग्रोव कवर कितना है, बैम्बू बियरिंग एरिया जो है कितना है, वो थोड़ा सा फिगर थोड़ी सी माइंड में रखना। इंक्रीज हो रहा है, इसको तो जरूर माइंड में रखना। कार्बन सिंक हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कार्बन सिंक को जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे बताया कार्बन सिंक भी इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो कार्बन स्टॉक है वो कहाँ तक पहुंच चुका है वो बताया। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अलग से, चिंता मत करो, बोलोगे सर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। और जो हमारा कार्बन सिंक है वो कहां तक पहुंच चुका है, 2.29 बिलियन टन तक पहुंच चुका है। टारगेट है हमारा 2.5 तक। टारगेट कितना है हमारा बच्चों, 2.5 तक हमारा टारगेट है, ठीक है। तो यहां तक हमारा पहुंच चुका है। जो बेसिक ट्रेंड है जो हमें याद करने की जरूरत है वो क्या, देखो फॉरेस्ट का जो है एक्सपांशन हो रहा है, मतलब जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ रहा है, और जो फॉरेस्ट फायर है वो डिक्लाइन हो रही है। PIB में ऐसे दे रखा है, इसको तो जरूर एकदम जो पिक्टोरियल है उसको तो एकदम दिमाग में बिठाना ही बिठाना है। फॉरेस्ट फायर कम हो रहा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी वहां के अंदर स्कीम्स भी दे रखी थी, इसको देख लेना, ऐसे राइटिंग में भी यूज हो सकती है, आर्ग्यूमेंट में भी यूज हो सकती है, और MCQ भी आ सकते हैं। देखो मिस्टी जो स्कीम है ये मैनग्रोव को बढ़ाने से रिलेटेड है। कौन कौन से स्टेट के अंदर है, देखो आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पौंडुचेरी हो गया, मतलब जहां पे मैनग्रोव्स है वहां पे है। कैंपा क्या चीज है, देखो कैंपा पीने वाली कैंपा नहीं है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्या है ये, कैंपा है, होती क्या है इसको थोड़ा सा समझ लो, इस एक्ट के अंदर आती है। देखो लेट्स से कि रोड बन रहा है, या फैक्ट्री तुम बनाना चाहते हो, ठीक है। तुमने देखा कि यार ये रोड है, इसके बगल में यहाँ फैक्ट्री बना लेता हूँ, यहाँ ट्रेन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से लोग आते जाते रहेंगे। अब तुमने देखा यार यहाँ तो 10 पेड़ लगे हुए हैं, 10 पेड़ लगे, वन विभाग वाले आ गए कि भाई पेड़ नहीं काट सकते तुम कहोगे सर फैक्ट्री बनानी है मुझे तो पेड़ तो काटने पड़ेंगे। कहेंगे नहीं भाई पेड़ नहीं काट सकते, ऑक्सीजन देता है ये। तो कहते सर ऑक्सीजन तो पैसे भी देते हैं, कई लोग कहते हैं ना ऑक्सीजन तो पैसे भी देते हैं, तो बोलते हैं ठीक है अगर ऑक्सीजन पैसे देते हैं तो ऑक्सीजन जो तुम्हारी ऑक्सीजन है पैसे उसको कैंपा में जमा करा दो, इस फंड में जमा करा दो, फिर हम इसी पैसों से कहीं और पेड़ लगा देंगे।
ये चीज है क्या, कैंपा। समझ गए कि जितना भी फॉरेस्ट की वैल्यू है, ठीक है, कहीं फैक्ट्री लगनी है, कहीं डेवलपमेंट वर्क होना है, वहां पे पेड़ वगैरह, उसकी जो वर्थ है, ठीक है, उसको काट के उसकी जो वर्थ है उतनी वर्थ का पैसा तुम इस फंड में जमा करा दो, तुम्हें कहीं और ये पेड़ पौधे लगाने की जरूरत नहीं, तुम पैसा जमा कराओ, हम लगा देंगे, गवर्नमेंट कह रही है हम लगा देंगे, तुम बस इस फंड में पैसा जमा कराओ। तो ये क्या है, ये है कैंपा फंड। नंबर समझ आ गया। ये है हमारा नेशनल कोस्टल मिशन। कोस्टल मिशन में किस पे ध्यान दिया जाएगा, मैनग्रोव और कोरल रीफ पे ध्यान जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम, ये भी स्कीम है, ये सारी पीआईबी के अंदर दे रखी थी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखी है मैंने यहाँ पे। सिटीजन फॉर प्लांट, की सिटीजन यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं, उनके लिए। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, थोड़े से मिशन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हमारा ग्रीन इंडिया उसके प्रोटेक्शन, एक्सपांशन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब रिपोर्ट की थोड़ी हाईलाइट्स देख लेते हैं। देखो ये जो रिपोर्ट है इसको दोबारा लेके आना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। पीआईबी में अभी इतना ही दे रखा था तो मैं इतना लेके आ गया, क्योंकि अभी कितने स्टेट्स में बढ़ रहा है, कितने स्टेट में घट रहा है, किसमें क्या चीज़ हो रही है, किसमें क्या चीज़ नहीं हो रही, तो पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। अभी पीआईबी में इतना था तो इतने से काम चलाओ, इसको दोबारा लेके आऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखो हमारी इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है कितना है, 25.17%, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में भी धांधलेबाजी क्या, एक तो है फॉरेस्ट कवर, एक है ट्री कवर। तुम्हारे घर के पीछे जो पेड़ है उसको भी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कवर करके बोलते हैं कि चलो परसेंटेज बढ़ रहा है, समझ रहे हो, धांधलेबाजी। तो फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर, नेट फॉरेस्ट कवर कितना है, 21% है, और जो 3% है वो क्या है, ट्री कवर है। मतलब कुल मिला के पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट जो इंसिडेंट है वो डिक्रीज हो रहे हैं। कार्बन सिंक क्या है, हमारा बढ़ रहा है। देखो कार्बन सिंक हमारा 30.43 बिलियन, लेकिन यहाँ तो कुछ और लिख रखा था। ये देखो पीआईबी के अंदर भी दो डेटा दे रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो पीआईबी में भी एक जगह ये लिख रखा है, एक जगह ये लिख रखा है। देखो यहाँ जो लिख रखा है इसको हम थोड़ा सा मानेंगे कि इंडिया का जो कार्बन सिंक है वो 2.29 बिलियन, 2.29 जो बिलियन टन है वो पहुंच चुका है। टारगेट हमारा कितना है, 2.25.3 जो बिलियन है 2030 तक डेवलप करना हमारा टारगेट है। समझ आया बच्चों, मतलब क्या कि जो हमारा कार्बन सिंक का जो हमारा टारगेट है एनडीसी का, एनडीसी का किसके अंदर आता है, UNFCCC के अंदर। किसके अंदर आया था वैसे, पेरिस क्लाइमेट के अंदर एक्ट था जो, उसके अंदर आया था। तो जो हमारा एनडीसी टारगेट है, हमने बोला क्या कि 2.5 से लेके 3.0 बिलियन टन जो है CO2 कार्बन सिंक जो है वो हम डेवलप करेंगे। और हम कितना डेवलप कर चुके हैं, 2.29। मतलब हमारा जो टारगेट है वो तो अचीवेबल है, अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो और आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो एडिटोरियल डिस्कशन, हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलो बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाओ, थोड़ा सा फॉलो, इसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।